अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोगों को मालूम होना चाहिए जैक ने 8वीं क्लास से लेकर के 11वीं क्लास तक का मॉडल क्वेश्चन जारी कर दिया, पता है? यस सर। मॉडल क्वेश्चन जारी कर दिया गया है और मॉडल क्वेश्चन के ही हिसाब से इसी पैटर्न पे, इसी तर्ज पे तुम लोगों का फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? यस सर। उर्दू का भी मॉडल क्वेश्चन आ गया है। काफ़ी दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कैसा मॉडल क्वेश्चन रहता है ना? किस किस पोर्शन से सवाल पूछेगा, अब यह हम लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है? यस तो आज हम तुम लोगों को मॉडल क्वेश्चन ही करा दे रहे हैं। एक एक करके हम सवाल तुम लोगों से पूछते जाएंगे और ऑप्शन भी बता देंगे। जो सही जवाब होगा वो सही जवाब तुम लोग बताओगे, ठीक है? हाँ। एग्ज़ाम तुम लोगों का कब है? 1 तारीख और 2 तारीख को एग्ज़ाम है ना? उर्दू का एग्ज़ाम किस दिन है? पहला दिन है कि दूसरा दिन है? दूसरा दिन, यानी 2 तारीख को होगा, है ना? ठीक है, 2 तारीख को एग्ज़ाम तुम लोगों का उर्दू का होगा। मॉडल क्वेश्चन एक ही सेट जारी किया गया है जैक के ज़रिए, लेकिन इसके पहले का भी, पिछले साल भी मॉडल क्वेश्चन जारी हुआ था, उसके पहले भी जारी हुआ था। तुम लोग चाहो तो मेरे चैनल में जा कर के एम हुसैन उर्दू क्लासेस, नाम पता है ना चैनल का? यस सर। यूट्यूब चैनल है एम हुसैन उर्दू क्लासेस, उसमें तुम लोग सर्च करके पिछले साल का या उसके पहले का भी जितना मॉडल क्वेश्चन डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है, उसको देख सकते हो, ठीक है ना? यस सर। क्योंकि जो भी सवाल वहाँ पे है, हो सकता है कि इस बार देखते हैं अभी कुछ पैटर्न चेंज हो क्वेश्चन का, लेकिन किताब से जो सवाल है वो तो सवाल में बदलाव होना नहीं है ना? इसलिए जो भी सवाल पिछले साल का या पहले का हम अपलोड किए हैं उसे भी हर हाल में तुम लोगों को देखना चाहिए। सभी मॉडल क्वेश्चन तुम लोग देख लेते हो तो लगभग जो है 200 से 300 सवाल तुम लोगों का नवाए उर्दू से तैयार हो जाएगा। और अगर 200, 250, 300 सवाल का जवाब याद कर लेते हो तो फिर एग्ज़ाम जब 2 तारीख को लिखोगे तो कहोगे सबसे अच्छा एग्ज़ाम उर्दू का ही गया है ना? 40 में 38 मार दिए सर, 39 मार दिए, 40 सही कर दिए सर, ऐसे भी बोलने वाले स्टूडेंट हो गए, है ना? इसलिए हर हाल में तुम लोग आज तो जो बता रहे हैं वो बता ही रहे हैं, इसके साथ साथ पहले का भी 3, 4, 5 सेट जो भी अपलोड किया हुआ है उसको देख लेना, ठीक है? ठीक है, शुरू करें? ठीक है। टाइम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल क्वेश्चन पेपर सेशन 2023-24, टाइम 1.5 घंटा लिखा हुआ है। तो टाइम उर्दू के साथ किसका एग्ज़ाम है? सिर्फ उर्दू का अकेले है कि और किसी का? उर्दू प्लस सोशल साइंस है ना? हाँ ठीक है। टाइम 1.5 घंटा ही टाइम होगा उर्दू के लिए, चूँकि उर्दू के साथ तुम लोगों का सोशल साइंस का एग्ज़ाम है ना? और एक बैठक में 3 घंटा 15 मिनट का एग्ज़ाम होना है। 15 मिनट तो क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है? एग्ज़ाम तुम लोगों का उर्दू के लिए 1.5 घंटा ही मिलेगा। फुल मार्क्स 40 मालूम है? 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 10 नंबर इंटरनल मार्क्स के लिए होता है, उसका नंबर हम लोग देंगे, सब्जेक्ट टीचर देंगे, ठीक है ना? और 40 क्वेश्चन इसमें रहेगा। हम लोग क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं, कैसा? देखो यहाँ पे सेक्शन ए लिखा है। सबसे पहले सेक्शन ए में लिखा है दर्ज झेल गैर दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और दिए गए सवालात का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1 से 5 तक। यहाँ पे एक गैर दरसी नवाए उर्दू में जो सबक शामिल है या जो नज़्म गज़ल वगैरह शामिल है उससे ये इक़्तिबास नहीं दिया है, कहीं बाहर से उठा करके 5-7 जुमला दिया हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन तुम लोग देख लेना, या क्वेश्चन हम तुम लोगों को अवेलेबल करा देंगे, दे देंगे, है ना? 5-7 जुमला यहाँ पे दिया हुआ है और उसी से 5 सवाल है। बात समझ गए? इक़्तिबास दिया हुआ है और उसी से 5 सवाल है। वो 5 सवाल का जवाब तुम लोग को इसी इक़्तिबास को पढ़ करके देना है। लेकिन हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को यही बतलाते हैं, या तुम लोगों को हम यही बतला रहे हैं कि जब भी इस तरह का सवाल आए इक़्तिबास वाला,
तो इक्तबास पूरा नहीं पढ़ करके डायरेक्ट तुम लोग सवाल पढ़ो। बात समझे? जैसे सवाल नंबर 1 हम पढ़ेंगे यहाँ पे और उसके बाद ऊपर इक्तबास पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से जवाब हम लोग ढूंढ लेंगे। और अगर पूरा इक्तबास पढ़ेंगे 5-6 लाइन का और उसके बाद सवाल पढ़ेंगे तो फिर हो सकता है कि भूल जाएं कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। नहीं समझे? चलो समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो अभी समझ जाओगे, है ना। जैसे देखो सवाल नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखा है सवाल नंबर 1 में मज़कूरा इक्तबास का सबसे बेहतरीन मौजू क्या हो सकता है। ठीक है ना, मौजू उन्वान क्या हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोगों को इक्तबास पढ़ना पड़ेगा, ऊपर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद मालूम होगा कि यह किस मौजू के बारे में लिखा गया है, किस उन्वान के बारे में लिखा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, फिर भी आसानी से हम लोग उम्मीद है इसे पकड़ लेंगे। पढ़ते हैं पहले हाँ, इसमें देखो ऑप्शन दिया हुआ है दुनिया की इजादात, बी में है कलम की एक बेहतरीन ईजाद, सी में है ज़माना कदीम और डी में है इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं इक्तबास, हम पढ़ रहे हैं इक्तबास, तुम लोग सुनना है ना। दुनिया की इजादात में कलम का ईजाद को अगर सबसे बेहतरीन ईजाद कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी। आ तो गया जवाब। अगर हम लोग चाहें तो यहीं पे जवाब इसका मिल जा रहा है। सही जवाब हो जाएगा कलम की एक बेहतरीन ईजाद। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कलम की एक बेहतरीन ईजाद। ठीक है ना। सवाल था मज़कूरा इक्तबास का सबसे बेहतरीन मौजू क्या हो सकता है। यहाँ पे कलम एक बेहतरीन ईजाद, इसी के बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं। देखो पढ़ के हम सुना भी देते हैं। दुनिया की इजादात में कलम का ईजाद को अगर सबसे बेहतरीन ईजाद कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी। कलम की ताकत गोली, बंदूक और मिसाइल से भी ज़्यादा है। एक कौल के मुताबिक कलम का ईजाद मिस्र में 3200 ईस्वी पहले हुई थी। हिंदुस्तान में कलम की शुरुआत 5000 साल पहले हुई। जो भी बातचीत हो रही है वो कलम के बारे में हो रही है ना। इसलिए बेहतरीन मौजू, बेहतरीन उन्वान हो जाएगा ऑप्शन बी, कलम की एक बेहतरीन ईजाद। ठीक है, बहुत आसानी से तुम लोग पढ़ करके इसका जवाब दे लोगे। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 है कलम का ईजाद किस मुल्क में हुई थी। कलम का ईजाद किस मुल्क में हुई थी। अब पढ़ते हैं ऊपर, देखो यहाँ मिल जाएगा। फिर से पढ़ते हैं, भूल गए या फिर नहीं पढ़ पाए थे। दुनिया की इजादात में कलम के ईजाद को अगर सबसे बेहतरीन ईजाद कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी। कलम की ताकत गोली, बंदूक और मिसाइल से भी ज़्यादा है। एक कौल के मुताबिक कलम का ईजाद मिस्र में, कहाँ हुआ है, मिस्र में। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मिस्र में, ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, मिस्र में। ठीक है ना। ठीक है, आगे देखें सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है हिंदुस्तान में कलम की शुरुआत कब हुई। हिंदुस्तान में कलम की शुरुआत कब हुई। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग डायरेक्ट जवाब पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कि यह जवाब किस ऑप्शन में दिया हुआ है। एक कौल के मुताबिक कलम का ईजाद मिस्र में 3200 ईस्वी पहले हुई थी। ठीक है ना। हिंदुस्तान में कलम की शुरुआत 5000 साल पहले हुई। अब यहाँ पे देखते हैं जवाब आ गया। ऑप्शन देखते हैं कहाँ दिया गया ऑप्शन सवाल नंबर 3 का। हिंदुस्तान में कलम की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए 800 ईस्वी, गलत हो जाएगा ना। 800 साल पहले, गलत। ऑप्शन बी 700 साल पहले, ये भी गलत। ऑप्शन सी 600 साल पहले, ये भी गलत। ऑप्शन डी यहाँ पे लिखा हुआ है 500 साल पहले। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 5000 साल पहले और यहाँ पे लिख दिया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में 500 साल पहले। एक्चुअल में यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए 5000 साल पहले। या तो टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे है ऑप्शन में, या फिर हो सकता है कि ऊपर में ही गलत हो। कलम की शुरुआत 5000 साल पहले हुई, वहाँ पे 5000 साल पहले नहीं हो करके
500 साल पहले होना चाहिए। लेकिन 500 साल पहले कलम का इजाद हुआ है, 1500 नहीं, बहुत पहले की बात है ना। यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 5000 साल पहले। ठीक है। सवाल नंबर 4, पुराने ज़माने में लोग किस चीज़ से लिखा करते थे? पढ़ के देखते हैं। पुराने ज़माने में लोग हड्डियों से लिखा करते थे। आ गया ना। अब ऑप्शन में देखते हैं कितना नंबर में है। ऑप्शन ए रेत से, ऑप्शन बी लकड़ी से, ऑप्शन सी हड्डियों से। यही तो जवाब होगा, ऑप्शन सी हड्डियों से। ऑप्शन सी वाला में टिक कर देना है, अपने OMR शीट में कलर कर देना है। ठीक है ना। सवाल नंबर 5 भी देखो यहीं से होगा, इक़्तिबास से ही। नए दौर की शुरुआत किसने की? नए दौर की शुरुआत किसने की? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, लेकिन डायरेक्ट हम लोग इक़्तिबास पढ़ के देखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदला, लोगों के हाथों में बाल वाली कलम आ गई। अब तो कंप्यूटर के ईजाद ने एक नए दौर की शुरुआत की है। अब लोग कलम के बजाय सीधे कीबोर्ड से लिखना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ए में दिया है कलम ने, बी दिया है कंप्यूटर ने। सही जवाब क्या होगा? कंप्यूटर ने। नए दौर की शुरुआत कंप्यूटर से हुई, कंप्यूटर ने किया, है ना। ठीक है। देखो बहुत आसानी से 5 में 5 नंबर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल दिया हुआ है, उसका जवाब ऊपर इक़्तिबास में सब मिल जाएगा। ठीक है ना। सिर्फ पढ़ना तुम लोग को आना चाहिए, लिखना नहीं भी आता है तब भी काम चल जाएगा, है ना। पढ़ना आना चाहिए, पढ़ करके जवाब आसानी से दे लोगे। ठीक है। आगे देखें। सेक्शन 2 में दिया हुआ है ग्रामर, और ग्रामर से सवाल नंबर 6 से लेकर के 10 तक है। बात समझ गए? 6 से लेकर के 10 तक। अब तुम लोग को जवाब देना यहाँ से। यहाँ कोई इक़्तिबास नहीं मिलेगा, कोई ऊपर जवाब लिखा हुआ नहीं है। जवाब जानना चाहिए, तभी जवाब दे पाओगे। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, इनमें से इसम की मिसाल कौन सी है? इसमें किसे कहते हैं? अगर इसे तुम लोग जानो तो यहाँ पे जवाब आसानी से दे लोगे। ऑप्शन ए दिया हुआ है रांची, ऑप्शन बी जाना, ऑप्शन सी झूठा, ऑप्शन डी बहादुर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची। इसम की मिसाल क्या होगा? रांची होगा। इसम किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ के नाम को कहते हैं। तो यहाँ पे जगह का नाम है ना रांची, रांची इसम का मिसाल है। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, लड़की का मुज़क्कर क्या है? बिल्कुल आसान है। लड़की मुअन्नस है, स्त्रीलिंग है, इसका मुज़क्कर बताना है। आसानी से बताओगे। ऑप्शन ए लड़कियाँ, ऑप्शन बी लड़कों, ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लड़का होगा। लड़की का उल्टा लड़का, लड़की का मुज़क्कर लड़का। कोई मुश्किल नहीं है। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 8, मुल्क का जमा क्या है? देखो वाहिद जमा से आ गया सवाल। इसके पहले हम देखें मुज़क्कर मुअन्नस से सवाल आ रहा है ना। और उसके बाद उसके पहले इसम से दिया है। यहाँ पूछ रहा है सवाल नंबर 8 में, मुल्क का जमा क्या है? ऑप्शन ए मुल्क लिखा है फिर से, ऑप्शन बी ममलूक, ऑप्शन सी मुल्के, ऑप्शन डी मुमालिक। क्या जवाब होगा? मुमालिक। मुल्क का जमा मुमालिक हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, सही जवाब दे रहे हो। चाय चाय, है ना। वेरी गुड। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, मैं स्कूल गया था। मैं स्कूल गया था। यह जुमला किस ज़माने में है? हाल, अंग्रेजी में कहते हैं इसको प्रेजेंट। ऑप्शन बी मुस्तकबिल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूचर, आने वाला। ऑप्शन सी माजी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट। और ऑप्शन डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो मैं स्कूल गया था कभी, माजी। ऑप्शन सी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी माजी। आसान था ना। ठीक है। सवाल नंबर 10।
10 लफ्ज़ रानी का मुताजाद क्या होगा? रानी का मुताजाद मतलब उल्टा, रानी का जिद। ऑप्शन ए प्रजा, ऑप्शन बी शहजादा, ऑप्शन सी शहजादी, ऑप्शन डी राजा। राजा सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। रानी राजा, राजा रानी है, बादशाह फकीर, होता ना उल्टा, गरीब अमीर, इस तरह का तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना, मुताजाद लफ्ज़ का। यही तो फ़ायदा है, मॉडल क्वेश्चन देखने के बाद यही फ़ायदा होता है कि हम लोग का सवाल इसी तरह का आएगा। इसका मतलब है कि वाहिद जमा हम लोग को तैयार करना है, मुज़क्कर मुअन्नस हम लोग को ठीक करना है, वाहिद जमा हम लोग को ठीक करना है, ठीक है ना, और इस तरह का इसमें सिफत वगैरह को जान लेना है। और ये सब जान लेंगे तो फिर आसानी से कोई भी सवाल पूछेगा उसका जवाब दे पाएंगे। चलो आगे देखते हैं। ऑप्शन नहीं है, सेक्शन 3। अब यहाँ पे देखो सेक्शन 3 में आ गया दरसी किताब, हिस्सा नस्र। अब तुम लोग जो किताब में पढ़े हो नवाए उर्दू में, उससे सवाल है, ठीक है ना। और यहाँ भी जो है सवाल नंबर 11 से लेके 15 तक, सवाल नंबर 11 से लेके 15 तक इक़्तिबास से ही सवाल का जवाब देना है। यानी कि 2, 3, 4 लाइन में यहाँ पे इक़्तिबास दिया हुआ है, कुछ बातें लिखी गई है और इसी से नीचे 5 सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, पहले सवाल पढ़ेंगे और सवाल पढ़ने के बाद ऊपर इक़्तिबास से इसका जवाब ढूंढेंगे। बात समझ गए? सवाल नंबर 11 है, मज़कूरा इबारत किस सबक से लिया गया है? मज़कूरा माने ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो जो ऊपर लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं, तुम लोग बताओगे कि यह सबक कहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। पढ़ रहे हैं। नसीर दाया के पीछे पीछे दरवाज़ा तक आया, इतना ही पकड़ लिए होगे तुम लोग मेरे ख्याल से। नसीर दाया के पीछे पीछे दरवाज़ा तक आया, लेकिन जब दाया ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया तो मचल कर ज़मीन पर लेट गया और अना अना कहकर रोने लगा। इतना मेरे ख्याल से तुम लोग पकड़ लेना चाहिए। ऑप्शन बताते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए दिया हुआ है चारपाई, ऑप्शन बी हज अकबर, सही जवाब हज अकबर होगा कि नहीं होगा? नसीर अना उसी में ना था जी? आसान है सवाल, इतना आसान कर दिया है, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 12 देखो, नसीर किसके पीछे पीछे दरवाज़ा तक आया था? अभी पढ़े थे ना। हाँ, अब यहाँ ऑप्शन देखो, शाकिरा के पीछे पीछे गलत, बंदर के पीछे पीछे गलत, दाया के पीछे पीछे सही है, ऑप्शन सी दाया के पीछे पीछे। आसान था। फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, दरवाज़ा को बाहर से किसने बंद कर दिया था? वेरी गुड, ऑप्शन ए दाया ने। ए में ही दिया हुआ है दाया ने, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दाया सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 14, बंदर और सिपाही की धमकी किसको दी गई थी? आगे पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं। हालांकि हमको लगता है कि बिना ऑप्शन बताए तुम लोग बता दोगे, बिना इक़्तिबास पढ़े इसका जवाब तुम लोग दे लोगे, है ना। बंदर और सिपाही की धमकी किसको दी गई थी? पढ़ के देखते हैं ऊपर। शाकिरा ने चिमकारा, प्यार किया, गोद में लेने की कोशिश की, मिठाई का लालच दिया, मेला दिखाने का वादा किया, इससे काम ना चला तो बंदर और सिपाही और लोलो और हवा की धमकी दी, मगर नसीर पर मुतलक असर ना हुआ, यहाँ तक कि शाकिरा को गुस्सा आ गया। तो किसको धमकी दिया गया? नसीर को। यहाँ देखते हैं ऑप्शन कितना में दिया है नसीर का नाम। बंदर और सिपाही की धमकी किसको दी गई थी? ऑप्शन ए दाया को, ऑप्शन बी शाकिरा को, ऑप्शन सी नौकर को, ऑप्शन डी नसीर को। डी सही हो जाएगा जवाब। आसान है कि नहीं? 15 नंबर, किसको गुस्सा आ गया था? वेरी गुड, ऑप्शन बताइए नहीं कि जवाब आ गया। ऑप्शन बी में दिया हुआ है शाकिरा को, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी तक 15 सवाल हम लोग देख चुके हैं। 15 में 15 आएगा कि नहीं आएगा? सो बताओ। आएगा ना? वेरी गुड, एकदम यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ देना है क्या? 40 में 40 ले आना है कई स्टूडेंट्स को, कैसा? बहुत अच्छे। आगे देखते हैं।
झेल के सवालात को गौर से पढ़िए और दिए गए जवाबात में सही जवाब को चुनकर लिखिए। अब यहाँ पे तुम लोग को जवाब जानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऊपर पढ़ के जवाब ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, सब पढ़ चुके हो तुम लोग जवाब दोगे, ऐसी मेरी उम्मीद है तुम लोगों से, और उम्मीद ही नहीं यकीन है जवाब दोगे, है ना। चलो देखते हैं, सवाल नंबर 16 से लेके 25 तक किताब से है, ठीक है ना, और किताब में हिस्सा नस्र से, ठीक है। सवाल नंबर 16 है, हिंदुस्तानी घरानों में चारपाई को किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए सोने के लिए, ऑप्शन बी बैठने के लिए, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी कोई सही नहीं है। वेरी गुड, सही है ना। आसान था। सवाल नंबर 17, हज अकबर अफसाना किसने लिखा है? ऑप्शन ए सालेहा आबिद हुसैन, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। किसका अफसाना है? बहुत अच्छे। सवाल नंबर 18, शाकिरा और साबिर हुसैन के बीच क्या रिश्ता था? शाकिरा और साबिर हुसैन आपस में क्या थे? ए शौहर बीवी, शौहर बीवी, सही जवाब ऑप्शन ए में ही है, शौहर बीवी, ठीक है। सवाल नंबर 19, चारपाई इंशाइया को किसने लिखा है? चारपाई इंशाइया को किसने लिखा है? ए रशीद अहमद सिद्दीकी, सही जवाब रशीद अहमद सिद्दीकी, वेरी गुड। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, काहे के लिए टाइम पास करेंगे, वक्त खराब करेंगे, है ना। रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 20 में आ जाओ, सही जोड़ा मिलाइए, सही जोड़ा मिलाना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गुजरा हुआ ज़माना सर सैयद अहमद खान, सही है। ऑप्शन बी चारपाई रशीद अहमद सिद्दीकी, सही है। देहात की ज़िंदगी अब्दुल हलीम शरर, सही है। यानी कि ऑप्शन डी सभी सही है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी सही है। ऑप्शन डी सभी सही है। ऑप्शन डी में कलर करना है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया बता रहे हो आंसर। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 21, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी और कुछ मेरी ज़बानी, इस कहानी में किसके बारे में बात की गई है? ठीक है ना। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी और कुछ मेरी ज़बानी, इस कहानी में किसके बारे में बात की गई है? ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के बारे में, बी मौलवी नज़ीर अहमद के बारे में, सही जवाब यही हो जाएगा ऑप्शन बी मौलवी नज़ीर अहमद के बारे में, ठीक है ना। मौलवी नज़ीर अहमद के बारे में ही मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग बात करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हम ही बता दिए, हालांकि तुम लोग को बताना चाहिए था। आगे बढ़ें, सवाल नंबर 22, जेल में फ़न अफसाना की खासियत क्या है? अफसाना की खासियत, अफसाना की खूबी बताना है, ठीक है। पढ़ते हैं ऑप्शन। इसमें शायरी होगी, अफसाना में शायरी होगी? गलत। इसमें दो बार लिखा है, इसमें इंशाइयापन होगा। ऑप्शन सी इसमें तारीफ होगी, ऑप्शन डी इसमें कहानीपन होगा। कहानीपन होगा। अफसाना वही ना होता है, कहानी होती, छोटी कहानी को अफसाना कहते हैं, तो कहानीपन होगा, ठीक है। सवाल नंबर 23, शेख साहब, मीर साहब, मिर्जा साहब, रौनक बेगम, ये सब किस ड्रामे के किरदार हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑप्शन ए, हम ऑप्शन दिए भी नहीं, सही जवाब बता दिए। ऑप्शन ए ड्रामा खुदा हाफिज, ए में दिया हुआ है खुदा हाफिज, हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। बहुत अच्छा, आगे बढ़ें। सवाल नंबर 24, गुजरा हुआ ज़माना मजमून को आपकी किताब में किस सिन्फ में शुमार किया गया है? सुनो ध्यान से। गुजरा हुआ ज़माना कैसी सिन्फ है? इंशाइया है, बहुत अच्छे। ऑप्शन ए इंशाइया है। चलो आगे नहीं पढ़ते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 25, टेलीविज़न, ईमेल और इंटरनेट को क्या कहा जाता है?
वाह वाह वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ए में अदबी सिन्फ, बी सोशल मीडिया, सी कंप्यूटर, डी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना? ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आगे बढ़े। अब फिर देखो यहाँ पे सेक्शन 4 में दरसी किताब हिस्सा नज्म। अब यहाँ से 26 नंबर से लेकर के जो आगे सवालात हम लोग देखेंगे वो हिस्सा नज्म से है। यहाँ पे सवाल नंबर 26 से लेके 30 तक में क्या है, एक जेल के नज्म को गौर से पढ़िए। एक नज्म दिया हुआ है, नज्म की कुछ लाइन, कुछ मिसरा है ना, इस नज्म को पढ़ना है और इसी से सवाल नंबर 26 से लेकर के 30 को बनाना है। अब यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, पहले हम लोग सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद नज्म को पढ़ करके इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। बात समझे? तो सवाल है, सवाल नंबर 26, मुंदरजा बाला एशार किस नज्म से लिया गया है? अब नज्म को पढ़ के देखते हैं। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। शोरिश से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो। मरता हूँ खामोशी पर यह आरजू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा झोपड़ा हो। किस नज्म से लिया गया है? ऑप्शन ए एक आरजू, ऑप्शन बी रामायण का एक सीन, ऑप्शन सी तालीम से बेतवज्जही का नतीजा, ऑप्शन डी झोपड़ा। सही जवाब क्या हो जाएगा? एक आरजू, है ना? बहुत अच्छा। इसके बाद सवाल नंबर 27, नज्म एक आरजू के लिखने वाले कौन है? नज्म एक आरजू के शायर कौन है? बताओ किसी को। मोहम्मद इकबाल, बहुत अच्छा। ऑप्शन बी, यहाँ में मोहम्मद इकबाल का नाम दिया हुआ है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल। वेरी गुड। सवाल नंबर 28, लफ्ज़ अंजुमन के क्या मानी है? अब यहाँ ध्यान से यहाँ सुनो, अंजुमन के मानी है ना। ऑप्शन ए महफिल, बी बहुत सारे लोग, सी मीठी शई, डी पहाड़। सही जवाब क्या हो जाएगा? अंजुमन का माने होता है महफिल। अंजुमन का मतलब क्या होता है? महफिल। महफिल को बोलते हैं अंजुमन, ठीक है? चलो आगे। सवाल नंबर 29, शायर ने नज़्म में किस आरजू का इजहार किया है? शायर ने नज़्म में किस आरजू का इजहार किया है? ए महफिल की, बी छोटे से झोपड़े की, सी खामोशी की, डी उकताहट की। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी छोटे से झोपड़े की। कहा है ना जी ऊपर, दामन में कोह के एक छोटा सा झोपड़ा हो। ठीक है, ठीक है। सवाल नंबर 30, शायर अपना झोपड़ा कहाँ बनाना चाहता है? ए आसमान में, बी गांव में, सी दामन कोह में। दामने कोह में, पहाड़ के दामन में, पहाड़ के निचले हिस्से में। ठीक है ना? ठीक है। 30 में 30 आएगा कि नहीं आएगा? एक दो को गलती हो जाएगा, है ना? लेकिन अभी वक्त है, अभी टाइम है ना? सब ठीक कर लेना है। 40 में 40 है कि नहीं? चलो आगे चलें, आगे बढ़े। सवाल नंबर 31, सही जोड़ मिलाइए। सही जोड़ मिलाना है। अच्छा टाइम हो गया घंटी का, ठीक है, टिफिन का, लेकिन घबराना मत। 10 सवाल हम लोग और कर लेते हैं, है ना? और जल्दी जल्दी 5 मिनट में, ठीक है? घंटी लग गई, कोई बात नहीं, सवाल हम लोग पूरा कर लेते हैं, ठीक है? सवाल नंबर 31, सही जोड़ मिलाइए। ऑप्शन ए सुख की तान मीरा जी, ऑप्शन बी बोल फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन सी रामायण का एक सीन ब्रज नारायण चकबस्त, ऑप्शन डी सभी ऑप्शन सही है। सभी ऑप्शन सही है ना? ठीक है। सवाल नंबर 32, रामायण का एक सीन, इस नज़्म में माँ किसके लिए अश्कबार होती है? ऑप्शन ए कैकई के लिए, ऑप्शन बी कौशल्या के लिए, ऑप्शन सी दशरथ के लिए, ऑप्शन डी रामचंद्र जी के लिए। रामचंद्र जी के लिए, है ना?
रामायण का एक सीन में। ठीक है। सवाल नंबर 33, हुकूमतों और कौमों पर जवाल कैसे आता है? ए तालीम छोड़ देने से, बी हुनर और फ़न छोड़ देने से, ऑप्शन सी तालीम की कदर कीमत ना जानने की वजह से, ऑप्शन डी सभी सही है। सभी सही है। ऑप्शन डी सभी सही है। ठीक है। सवाल नंबर 34, मीरा जी का असल नाम क्या है? आ गया ना? 2-3 दिन पहले ही हम बताए हैं तुम लोगों को। मीरा जी का असल नाम क्या है? देखो ऑप्शन सुनोगे तो याद हो जाएगा। ए ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, बी मोहम्मद सनाउल्लाह डार। सही जवाब मोहम्मद सनाउल्लाह डार नहीं था? भूल रहे हो? एक हफ्ता भी नहीं हुआ बताए हुए मीरा जी के बारे में। मीरा जी का असल नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार था। सवाल नंबर 35, रुबाई किसको कहते हैं? फिर से आ गया ना? इसको बताते, रुबाई किसको कहते हैं? ऑप्शन ए जिसमें एक मिसरा हो, ऑप्शन बी जिसमें 2 मिसरा हो, ऑप्शन सी जिसमें 3 मिसरा हो, ऑप्शन डी जिसमें 4 मिसरा हो। वही ना रुबाई है। और कथा भी वही है, लेकिन कथा में कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 ही मिसरा हो। ज़्यादातर कथा में 4 मिसरे होते हैं, है ना? वैसे 4 से ज़्यादा भी मिसरा का कथा हो सकता है। ठीक है। सवाल नंबर 36, सवाल नंबर 36 में देखो यहाँ दिया हुआ है, नीचे दिए गए दरखास्त के खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पूरा कीजिए। अब यहाँ पे एक दरखास्त लिखा हुआ है, दरखास्त एप्लीकेशन, ठीक है ना? और बीच में खाली खाली जगह छोड़ दिया है। ठीक है। उस खाली जगह में सवाल का नंबर दिया हुआ है, खाली जगह में सवाल का नंबर दिया हुआ है। अब यहाँ पे उस सवाल नंबर में क्या ऑप्शन आएगा वो 36 नंबर सवाल से मालूम होगा। देखो जैसे हम पढ़ते हैं, शायद तुम लोग नहीं समझते होगे, क्योंकि क्वेश्चन देखोगे तो बात को समझोगे, है ना? क्वेश्चन तुम लोग के हाथ में नहीं है, इसलिए समझ नहीं पा रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो जब दरखास्त लिखना शुरू करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है खिदमत में, उसके बाद आली जनाब, आली जनाब के बाद लिखा हुआ है खाली जगह, उसके बाद लिखा हुआ है अपग्रेडेड हाई स्कूल पलामू झारखंड। आली जनाब के बाद 36 नंबर लिखा हुआ है। 36 नंबर में क्या आएगा इसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। सवाल नंबर 36, ए प्रिंसिपल, बी मैनेजर, सी मॉनिटर, डी क्लास टीचर। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, क्लास टीचर। एप्लीकेशन किसको लिखते हो? क्लास टीचर को कि प्रिंसिपल को? आली जनाब प्रिंसिपल, ठीक है ना? क्लास टीचर को तो नहीं लिखते हो, क्लास टीचर के थ्रू लिखा जा सकता है, द्वारा, बजरिया, लेकिन लिखते हो प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को, तो यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा। उसके बाद 37 नंबर में लिखा हुआ है खाली जगह, उसके बाद लिखा हुआ है 4 दिनों की छुट्टी के बारे में। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं सवाल नंबर 37 में, ए मौजू, बी मॉनिटर, सी उस्ताद, डी कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मौजू। हिंदी में कहते हैं विषय, किस विषय में लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे मौजू हो जाएगा। ठीक है, 4 दिनों की छुट्टी के बारे में 37 में आ जाएगा मौजू, ऑप्शन ए। उसके बाद 38 नंबर में आ जाते हैं, गुजारिश है कि मुझे की छुट्टी दी जाए। 38 नंबर में खाली जगह है, की छुट्टी दी जाए, काज की छुट्टी दी जाए। देखते हैं पढ़ करके ऑप्शन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। ऊपर में क्या था? ऊपर में सब्जेक्ट में लिखा हुआ था 4 दिनों की छुट्टी के बारे में, इसका मतलब है कि 4 दिनों की छुट्टी दी जाए, ठीक है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन डी 4 दिन हो जाएगा। सवाल नंबर 39 में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं हमेशा आपका खाली जगह बना रहूँगा। क्या बना रहूँगा? हिंदी में आभारी कहते हैं। उर्दू सुनो, उर्दू में खादिम बना रहूँगा, भाई बना रहूँगा, अच्छा बना रहूँगा, शुक्रगुजार बना रहूँगा। शुक्रगुजार बना रहूँगा, है ना? आई विल बी वेरी थैंकफुल फॉर दिस, अंग्रेजी में कहते हो ना थैंकफुल, हिंदी में आभारी, उर्दू में शुक्रगुजार। सवाल नंबर 40, उसके बाद लिखा हुआ है आपका
आपका लिखने के बाद क्या करते हो, अपना नाम लिखते हो, लिखते हो नहीं लिखते हो? तो यहाँ पे हो जाएगा आपके बाद ऑप्शन ए नालायक, ऑप्शन बी लायक, ऑप्शन सी फर्माबरदार, ऑप्शन डी होशियार। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी फर्माबरदार। आपका फर्माबरदार, उसके बाद अपना नाम लिखते हो, है ना? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फर्माबरदार। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल। ऐसे ही सवाल आएगा तुम लोग को फाइनल एग्जाम में, ठीक है? ऐसे ही सवाल आएगा। इस बार ग्रामर दे दिया गया है, खत दे दिया गया है, इक्तबास दे दिया गया है। दिमाग खराब कर देती है, ढक 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 कर रही है, मूड ऑफ कर देते हो बीच में, जो बताते हैं लय से, मूड से। हंसेगा नहीं, फिर हंस रहा है, उठे। ठीक है ना? चलो ठीक है, जाओ, अल्लाह हाफिज।